लाइट आ रहा था तो ओके। तो हम लोग फेसबुक पे अब लाइव हो गए हैं। ओके, हाँ बस 1 मिनट, वो शायद हाँ हो गए। नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन ओके। तो हाय देयर एवरीबॉडी, मैं अभिनंदन गोपाल हूँ। जैसा कि आप सभी तो जानते ही होंगे, तो हम सभी जो है आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही बढ़िया बातचीत लेकर आए हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जब पैंडमिक, कोई भी क्राइसिस जब हमें हिट करता है, जब हमें सोसाइटी पे कोई भी पैंडमिक आता है, कोई भी क्राइसिस आता है, तो एक जो सबसे जरूरी चीज ये होता है कि हम उस समय में अपने सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारा कंट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकता है। और हर पैंडमिक जो होता है, खासकर अभी का जो कोविड-19 हम सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमारे स्कूल्स बंद हो गए थे और अचानक से बहुत बच्चों की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस था, तो वो कैंसल हो गए। तो अचानक से जो जनरेशन जो बड़ी हो रही है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज आने वाला था। तो उस समय एक लॉकडाउन आ गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम फेस कर चुके हैं अभी। तो हम जानते हैं कि हमें अपने सोसाइटी में कुछ करने की आवश्यकता है। तो जो हम सभी यूथ हैं, हम सभी यूथ कुछ एनजीओज़ के द्वारा इंडिया में एक कैंपेन के अंदर हैं। इस कैंपेन में जो भी यूथ है, वो अपने सोसाइटी में स्टिग्मा को, डिस्क्रिमिनेशन को या फिर किसी भी तरह का जो डिप्रेशन लोगों के बीच में बढ़ रहा है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक कैंपेन चल रहा है, जिसमें हम इन सारी चीज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और अलग-अलग डिजिटली अलग-अलग माध्यमों से अपनी बात को कह रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ फिजी एक जो एक फॉरेन कंट्री है, वहाँ से एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत ही एक्सपीरियंस, जो कि यूथ एडवोकेसी के क्षेत्र में, एक्टिविज्म के क्षेत्र में, ऐसी कई सारी सोशल वर्क के क्षेत्र में बहुत ही एक्टिव रहे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस है, हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो कुछ भी करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन यानी अपनी कहानी अपनी जुबानी हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन जी। मैं आप सभी का अपने दिल से सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और आदाब कहना चाहूँगा फिजी से, जो कि एक आइलैंड कंट्री है साउथ पैसिफिक ओशन में। हमारे मुल्क में 322 छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, बट ये इतने भी छोटे नहीं हैं कि जिसमें आप अगर आएँगे तो गिर जाएँगे। हमारी आबादी 1 मिलियन है, करीबन 10 लाख, और हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नजदीक में हैं। मेरा नाम अकमल है और हमारे बाप दादा हिंदुस्तान से फिजी आए थे, और ये उस वक्त आए थे जिस वक्त इंडिया में ब्रिटिश राज चल रही थी, और हम करीबन 6 पीढ़ी से फिजी में रह रहे हैं। और मैं पता नहीं कैसे ही अभिनंदन से बस फेसबुक पे मुलाकात हो गया, शायद ट्विटर या ऐसे कुछ था। तो मैंने एक अपकमिंग एक यंग एक युवा को देखा, जब इतना पैशनेट हो के वो रियल इश्यूज के बारे में आज के वक्त में बात करता है, तो मैंने बोला यार ये बंदा तो बिल्कुल हमारी तरह है। चाहे आप भारत में रहो, चाहे आप फिजी में रहो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, एक्टिविस्ट तो एक्टिविस्ट होता है। एक्टिविस्ट मानव अधिकार के लिए ही खड़ा होता है। एक्टिविस्ट के लिए मानव धर्म का पालन बहुत बड़ी चीज होती है। एक इंसान से दूसरी इंसान से प्यार से मोहब्बत से बर्ताव करना बहुत, these are the very important or the key pillars of an activist life. So I'm truly grateful to अभिनंदन। मैं हिंदी बोल लेता हूँ, लेकिन मैं लिख और पढ़ नहीं पाता, लेकिन मैं थोड़ी मोड़ी ऐसे बोल लेता हूँ और मैं इंग्लिश में भी बात करता हूँ। लेकिन अभी किसी के पास अगर सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा, और मैं अपना पूरा का पूरा सबसे बेस्ट ट्राई करूंगा, जो अपनी जो मेरी काबिलियत में है, कि मैं आपके सवाल का सही सही तौर पे जवाब दे सकूं। तो एक्टिविज्म क्या है और इसमें मैं क्यों आया?
मैं 16 साल का बच्चा था, तब से मैंने इसमें भाग लिया। लेकिन एक्टिविज्म ना, मुझे याद है पहली बार जो मैंने किसी एक्टिविज्म में भाग लिया था, तो मैं एक्टिविज्म या एक्टिविस्ट वो इंसान है जो किसी जुल्म के खिलाफ खड़ा हो सके, या अगर किसी इंसान के सामने कुछ उल्टा या गलत हो रहा है, किसी दूसरे इंसान के साथ में या किसी जानवर के साथ में, या कोई एक सिस्टम है जो करप्ट है, और उसके खिलाफ आवाज उठाने को एक्टिविज्म कहते हैं। तो मैं पहली बार एक एक्टिविस्ट के तौर पे खड़ा हुआ था, मुझे याद है ये साल था 1995, और मैं करीबन 13 साल का था, और मेरी क्लास में, मैं क्लास 7 में पढ़ रहा था। जो हमारी प्रीफेक्ट थी ना, वो बहुत दूसरी लोगों को बहुत जैसे फेवर करती थी, और टीचर के भी वो फेवरेट थी। तो वो हमेशा बस सभी लोगों को, जिसको वो पसंद नहीं करती थी, मार खिलाती थी। और उस वक्त हमें भी फिजी में बहुत मार लगता था, अभी तो वो सारा आ गया ना। तो मैं एक दिन मैं खड़ा हुआ हिम्मत बांध के, और मैंने कहा कि नहीं, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और एक फेवरेट स्टूडेंट के कारण सारे बच्चों के साथ में बेइंसाफी नहीं हो सकती। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा टीचर जी, आप मुझे कितना ही मार लो आज, लेकिन मैं आपको सच बता के रहूंगा, और ये जो लड़की है इसको प्रीफेक्ट आपने बनाए, ये कैप्टन बन ही नहीं सकती, और ये बहुत ही पक्षपाती यानी कि दूसरे के साथ में फेवर करती है, और इसको आप हटाओ। ये नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त एक एक्टिविस्ट पैदा हो गया मुझ में। और उसके बाद में तो फिर मैंने अपने हाई स्कूल में पूरे स्कूल को मैंने स्ट्राइक पे लेके चला गया। फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में आया, तो फिर मैं यूनिवर्सिटी में, हमारे जो फिजी में यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, और वो एक बहुत ही यूनिक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट लंदन में क्वीन ने, इंग्लैंड की जो रानी ने, उन्होंने किया है बकिंगम पैलेस में 1970 में मेरे ख्याल से। और ये यूनिवर्सिटी 12 मुल्कों की यूनिवर्सिटी है, पैसिफिक में जो छोटे छोटे मुल्क है। और ये यूनिवर्सिटी बहुत इंडिया के हिसाब में तो आप लोगों की यूनिवर्सिटीज में 30, 40, 50 हजार तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमारी छोटी पॉपुलेशन है, तो ये 12 कंट्रीज में है, और करीबन 36,000 स्टूडेंट्स इसमें होते हैं। तो मैं अपने एक्टिविज्म से, और मैंने जब एक्टिविज्म में भाग लिया, whenever I participated in it, मैंने हमेशा 3 प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में, हमेशा इसी 3 प्रिंसिपल से मैं चला हूं। पहला है क्लास, दूसरी है डिग्निटी, और तीसरा है एलिगेंस। अब इसको मैं हिंदी में नहीं ट्रांसलेट कर सकता, लेकिन शायद अभिनंदन मेरी हेल्प कर दे बाद में। तो क्लास मेरे लिए क्या है? क्लास इज योर वर्ड इज योर बॉन्ड, यानी कि एक इंसान का जो जबान है वो सबसे बड़ा है। एक अंगूठा से या एक सिग्नेचर से, दस्तखत से भी ज्यादा, अगर आपने किसी को एक जबान अपना दे दिया है, जैसे कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमेशा से मेरा एक यही मोटो रहा है लाइफ में कि अगर मैंने किसी के लिए खड़ा होना है तो कुछ चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीजें ये है कि नॉलेज मतलब आप अभी किसी चीज के बारे में अगर खड़े होकर बात करना चाहें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव द राइट नॉलेज। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको 2 बात आके बता दिया, आप खड़े हो गए, जोश में खो दिया होश बंदा, और आपने अगर वो कर दिया तो आप एक मजाक बन जाओगे। अगर मजाक नहीं बनना है, तो हमेशा एडवोकेसी में सबसे पावरफुल चीज जो हमारी पास होती है, हमारी वॉइस नहीं होती, हमारी जो आवाज वो नहीं होती, बट हमारी आवाज को जो चीज मजबूत करे वो हमारी नॉलेज होती है। किसी भी चीज के बारे में जो बैकग्राउंड है उसके बारे में, तो इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, रिसर्च करना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा, उनका भी सुनो, और बाकी लोगों का भी सुनो। याद करना, अभी एक सिक्का आपने देखा है ना, तो सिक्के के पास 2 साइड्स नहीं होते, 3 होते हैं। एक सिक्के के पास, मैं आप लोगों को फिजी का सिक्का दिखाता हूं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
ये एक फिजी का 20 सेंट कॉइन है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। दिखाई दे रहा है, नहीं थोड़ा, हाँ नहीं थोड़ा, हाँ अब सही है। ठीक है, ये फिजी का एक 20 सेंट, ये करीबन शायद 1 रुपए का हो, नहीं इंडिया का मेरे ख्याल से ये अगर आप करें 5 रुपए का वैल्यू है। या ठीक है, तो अब इसका ना जो एक ये हेड बोलते हैं, ये हेड इधर का है, ये हेड है और ये टेल है, बट ये साइड हम भूल जाते हैं, जिसपे कभी अगर आप हेड और टेल करेंगे भी तो कभी कभी सिक्का खड़ा भी हो सकता है। हाँ तो हाँ एक्टिविज्म में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो नॉलेज होता है, नॉलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान और रेलेवेंट को क्या कहते हैं? जो सबसे रेलेवेंट, पूरा, मतलब मतलब अभी के टाइम में जो सबसे ज्यादा ये होता है, रिलेवेंट को क्या बोलेंगे, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण ज्ञान जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान जो है, अभी किसी भी विषय में आप रख लो। अभी मान लो अगर आप मुझे एक एग्जांपल बताओ किस पे आप, अगर किसी भी जिस पे आप अभी एक एडवोकेसी कर रहे हो, आप मुझे बताओ अभिनंदन। अभी जो हम लोग हैं, हम लोग हमारे कोविड के टाइम में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे कंट्री में स्प्रेड हो गया डिजिटली, ठीक है, और तो डिस्क्रिमिनेशन। आप ठीक है, तो डिस इन्फॉर्मेशन आपकी इंडिया में मैं हमेशा न्यूज देखते रहता हूं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बहुत डैमेज कर रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो बहुत इंडिया का डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसके खिलाफ अगर खड़ा होना हो तो जो भी चीज लोग अगर सेक्युलेट करते हैं तो उसके बारे में आपको पढ़कर जानकारी, ज्ञान हासिल करो, और उसके बारे में भी वो क्या है, उसकी इतिहास क्या है, उसकी मौजूदा हालत क्या है, what is the past status of it, what is the present and what will the future bring. Remember, the past, the present and the future, ये तीनों चीजें नॉलेज हासिल करने में, ये जो बैकग्राउंड होता है, करंट सिचुएशन और द फ्यूचर, ये तीनों चीज क्या रहेंगी, एक जो नॉलेज अगर आपने गेन करना है तो उसको आपको उसी तरह से आपको अपना रिसर्च करना है। ठीक है, तो जब, क्योंकि आपको अगर देखिए, अगर एडवोकेट बनना है, आपको किसी के लिए खड़े होने की जरूरत है, तो मैंने जैसे जो बोला क्लास, अब क्लास का मतलब ये है कि अगर एक बंदे ने, अभी अभिनंदन ने मुझसे बोल दिया तो मेरे लिए उसकी जबान ही काफी है। मैंने अभिनंदन के बोला, देखिए मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं भारत के कुछ युवाओं को थोड़ी सी अपनी तरफ से जो भी कुछ है मेरे पास नॉलेज है, मैं कुछ उनसे शेयर कर सकूं। तो अगर मैं आज इतने बजे नहीं आता तो अभिनंदन तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं लेता, लेकिन अभिनंदन के सामने मेरी जो इज्जत है वो घट जाती, करता है यार ये कैसा आदमी है, इसने जो जबान दिया खत्म। तो हमारे लिए, एक्टिविस्ट के लिए, कि जब भी आपने जबान दे दिया तो फिर कभी भी बेगर सोचे समझे जबान खोलने की जरूरत नहीं है। हमेशा तोल मोल और मड़ोड़ कर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के हक के लिए खड़ा होना हो तो जोश में काम कभी नहीं है किया, जैसा हमेशा होश में। अभिनंदन हाँ आज कुछ बोलना चाहते थे? तो क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, तो हम ये चाह रहे थे कि हम अपने कुछ सवालों पर आगे बढ़ते हैं, अगर आप अच्छा, परमिशन अब देते। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे, मैं 2 और प्रिंसिपल्स पे बात कर लूं, फिर उस पे चलते हैं, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 और मेरे 3 प्रिंसिपल्स है जो मैं लाइफ में जिसके साथ में चलता हूं: क्लास, डिग्निटी और एलिगेंस। डिग्निटी मेरे लिए वो है कि मेरे साथ में कोई कितना भी गंदा या बुरा बर्ताव कर दे, मेरे सामने कोई बंदा कितनों भी गिर जाए, मुझे उसके बराबर गिरना नहीं है। मैं हमेशा सम्मान से खड़ा रहूंगा। अगर किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने उनको देख के स्माइल करना है और वहां से चल देना है। अगर किसी ने वायलेंस यूज करना चाहा तो मुझे वहां से चला जाना है। वायलेंस कभी भी किसी चीज की सलूशन नहीं होती। किसी को मारने से, किसी को चोट पहुंचाने से, तो जब अगर कोई आपके साथ में डिसऑनरेबल हो, बस ऑनरेबल होके उस जगह से आपको चल देना चाहिए, क्योंकि आप फिर बाद में उसको
एक होश में आप जो भी कर सकते हैं। और ये कलम की ताकत जो है ना, द पावर ऑफ अ पेन, इट इज माइटर देन अ स्वॉर्ड, ये तलवार से भी ज्यादा खतरनाक है। तो हमेशा ये याद करना कि कोई शायद आपको बाहुबली बन के दिखा सकता है, लेकिन जो दिमाग का हो ना, नारद मुनि की वैल्यू कितनी है, क्योंकि वो हमेशा दिमाग यूज करता है ना। तो लेकिन नारद मुनि तो नहीं बनना है, लेकिन मेरा ये जो एग्जाम्पल है मैंने यूज कर रहे हैं कि हमेशा अपने आप को ऑनरेबल एक्ट करें। और एलिगेंस वो चीज है कि अगर आपके पास क्लास और डिग्निटी हो तो एलिगेंस खुद ब खुद आ जाएगी। बंदा कपड़े पहन के महान नहीं बन जाता, बंदा अपनी जो चाल चलन है उससे महान बनता है और एलिगेंस उसको कहते हैं। तो अगर आपको समाज में एक वो बंदा बनना है जिसके बोलने से एक चेंज मेकर अगर होना है, आपको समाज में बदलाव लाना है अगर आपको, तो आपको अपनी जबान और जो आपकी जो बिहेवियर है, जो करतूत है, उसको बहुत ही नोबल और रेस्पेक्टेबल रखना होगा। तो ठीक है अभिनंदन, अब सवाल जवाब शुरू करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। आपने जितने अच्छे से पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अपना जो लॉज है आपका, कि हम इस फील्ड में किस लॉज, क्योंकि बिना जो लॉज होते हैं वो फंडामेंटल्स होते हैं, वही वो नींव होते हैं जिनके ऊपर हम अपने कार्यों का दीवार खड़ा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक पार्ट था जिसको आपने शेयर किया। तो एक जो अभी के टाइम में हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा है हमारे ऊपर, हमारे सोसाइटी के ऊपर, हमारे डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन हर चीज़ का जहाँ तक हम जानते हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशंस का हमारे ऊपर, हमारे जनरेशन के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है? देखिए, अब हमारी जो जनरेशन ऐसी हो गई थी, अभी की जो जनरेशन है ना, वो टिकटॉक की जनरेशन हो गई। आप हमें अगर घर में माँ बाप, बच्चे, दादी, नानी, फूफी जो भी है, जिसके साथ में भी आप बैठे हैं, बुआ जी हैं, तो आज अगर फिजी में या कहीं पे भी चले जाए, भारतवर्ष में भी चले जाए, तो वो ऐसा हालत हो गया था कि लोग कमरे में है लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं है। सोशल मीडिया इंसान को इंसान के साथ मिलाने लाया था, लेकिन अब ये हो गया कि लोग एक दूसरे से ज्यादा दूरियां होने लगी थी। तो इसका एक सबसे बड़ी पॉजिटिव इंपैक्ट ये हुई है कि लोग, जब ये लॉकडाउन हुआ है तो लोगों को फिर एक बार फिर साथ में जो परिवार की जो वैल्यू है, परिवार का जो महत्व है, एक दूसरे के जो वैल्यूज है, वो समझ में आई। बच्चों को ये पता चला कि कितने मेहनत करके माँ बाप उनके लिए रोटियां लाती है, खाना टेबल पे परोसते हैं, ठीक है, उसका एक वैल्यू है। और फिर साइंस कितनों भी आगे चली जाए, लेकिन जो ऊपर वाली की लाठी है ना, और हम किसी भी चीज पे अगर गर्व कितनों भी करने लगे, लेकिन जब ऊपर वाला चाहेगा तो अपने वक्त में किसी को भी कुछ करा सकता है। और ये ऊपर वाले की ही तरफ से इंसानों के लिए एक मैसेज है मेरे लिए कि इंसानों, तुम बहुत उड़ते थे, लेकिन एक छोटे से एक जो डिजीज है आज जो चल रहा है, कोरोना वायरस, दुनिया भर के साइंटिस्ट कितने पैसे लगा दिए, इतने बड़े बड़े मुल्क, लेकिन कोई भी अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पूरी दुनिया रुक गई है। तो इसका ये मतलब है कि हमसे ऊपर एक कोई है, वो गॉड है, खुदा है, और उसका जो स्पिरिचुअलिटी है वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये मतलब है कि इंसान को इंसान से जो प्यार करना है, जो एक दूसरे से मोहब्बत से जिस तरह से रहना है, वो जरूरी है, क्योंकि शायद ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक पनिशमेंट है। और तो ये जो पैंडेमिक है, इसने हमें बहुत हद तक सारी चीज़ों में डिजिटल कर दिया है। तो जो ग्राउंड वर्क था, जैसे कि अगर हम किसी कैंपेन का ही बात करें या किसी चेंज को करने का ही बात करें, तो बहुत दिन तक ग्राउंड वर्क रुक गया, तो लोग डिजिटली आ गए। अब मतलब लोग पहले से डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटली कितना हम लोग एबल हैं चेंज लाने में? देखिए, डिजिटली का सबसे बड़ा नेगेटिव ये होता है, ये मेरी एक्सपीरियंस है, बता रहा हूं। अभी आपने एक टिकटॉक पे वीडियो बनाया, ठीक है, वो 60 सेकंड्स 1 मिनट का होगा, आपने किसी चीज के ऊपर बात कर दी, बंदा उसको देखेगा
थोड़ी देर में फिर स्क्रॉल करेगा, कुछ और को देखेगा, फिर कुछ और को देखेगा, तो उस चीज का इम्पैक्ट किसी के जिंदगी में बस उतने ही देर की हो सकती है। तो हमें इस एटीट्यूड में थोड़ा और ज्यादा सोच डालने की आवश्यकता है कि किस तरह से जो हम लोग इम्पैक्ट है, जो जिस चीज जो मैसेज देना चाहते हैं उसकी जो वैल्यू है, उसको हम किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। क्योंकि अभी मैं एनालाइज कर रहा हूँ टिकटॉक वीडियोस का, और मुझे कोई भी मैसेज उसमें इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा, बस टेम्परेरी एक सेफस के तौर पे ऐसे आके बस चला जाता है, ऐसे उड़ता उड़ता एक परिंदे की तरह। तो अभी के समय में हम एक बात, जैसे कि हमारे जैसे जो बहुत सारे यूथ है, वो बहुत बार ये सोचते हैं कि हम कुछ सोशल वर्क करें या फिर हम कुछ कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए। तो वे उस मतलब एक कन्फ्यूजन का दौर रहता है बहुत लोगों के लिए कि हम किस तरह से शुरू करें, हम क्या करना शुरू करें। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हर आवाज मैटर करता है, हम कहते हैं कि हर एक्शन मैटर करता है, तो हमारा वो कौन सा आवाज होगा जो मैटर करेगा, हमारा वो कौन सा एक्शन होगा जो मैटर करेगा। तो इस तरह की जो तमाम चीजें हैं वो हमारे दिमाग में जब हम स्टेप इन करते हैं इस फील्ड में तो चलती रहती हैं। और एक और दिक्कत ये होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे बदलाव की आवश्यकता है। हम देखें तो हमें विमेन राइट्स में भी बहुत बदलाव का आवश्यकता है, ट्रांस राइट्स में आवश्यकता है, चाइल्ड राइट्स में, मतलब देयर आर सो मेनी फील्ड्स, देयर आर सो मेनी वेरिएशंस। सो व्हाट वी शुड चूज व्हेन वी इनिशिएट इन दिस फील्ड, कि हम क्या सोचे कि किस फील्ड में हम अपना ज्यादा बेहतर योगदान दे सकते हैं। ये सारी चीजें किस फैक्टर पे डिपेंड करती हैं? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा अभिनंदन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। देखिए, जो एक्टिविज्म होती है ना, जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स है, ये एक हकीकत है, ठीक है। और हम एक इंसान होकर अगर हम ये सोचते हैं कि हम सारे इश्यूज को सॉल्व कर देंगे तो वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर अगर किसी भी टॉपिक को आपको चूज करना है, तो मैं आपको बताऊं, दिल की आवाज, जो चीज आपका दिल जो कहे कि हाँ ये जो चीज है इस पे जोर डालने की जरूरत है, तो आप उससे शुरू करें। फिर आप देखिए कि लिंकेजेस क्या है। मान लो अभी जैसे मैं बहुत पैशनेट हूं यंग युवा लोगों के साथ में काम करने का, और क्योंकि मैं जब यूथ था, तो मेरे वक्त में बुढ़े लोग अपने आप को यूथ कहते थे और यूथ मीटिंग में जाके बैठते थे, 50-60 साल के। तो हम लोगों का वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला ना। तो मैं जो फिजी में यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ फिजी है, यहाँ पे 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चों को, अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने ना एक डेलीगेट को भेजा एशियन डेवलपमेंट बैंक मीटिंग में जो फिजी ने होस्ट किया था। 3000 लोग आए थे उसमें, और सबसे यंगेस्ट जो पार्टिसिपेंट था 17 और आधा साल का, और यूएन एसोसिएशन ऑफ फिजी का बंदा था। और उसने पूरे 60 मिनिस्टरों के साथ में मुलाकात की, एडीबी बिंग प्रेसिडेंट के साथ में मुलाकात की, और लोग बड़े इंप्रेस थे क्योंकि हम लोगों ने ना उसको पूरी तौर पे प्रिपेयर करके भेजा था कि कोई तुम्हें ये ना बोल दे तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं। तो इट इज if I have to tell you to pick something, see what your heart is passionate about. और एक्टिविज्म ये नहीं है कि आपको पॉपुलर होना है या पॉलिटिकल माइलेज लेना है तो आप बस किसी भी चीज को ले ले। किसी ना किसी दिन ये बात ऊपर आ जाएगी कि आप सिर्फ दिखलाने के लिए कर रहे थे। एक्टिविज्म वो चीज है जो दिल की आवाज सुने, जो दिल बोले और उस आवाज को सुन के बंदा करे, क्योंकि एक्टिविज्म पैशन से शुरू होती है। और अगर आप किसी चीज को पैशन से करें ना, तो उसमें बरकत होती है, उसमें ब्लेसिंग्स होती है और उसमें सक्सेस होती है। क्योंकि कोई कितनों भी आपको पैसा दे दे, कोई कितनों भी आपको खरीदना चाहे, तो फिर कभी खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि ये इस चीज के लिए आप पैशनेट हो। तो मेरा बस यही आप लोगों से अपील है कि अगर आप 10 चीजों में हाथ ना लगाए, बस एक या दो चीज, और फिर उसमें लिंकेजेस खोजे कि उसमें सिमिलरिटीज क्या है, और अगर आप इस पे वो करेंगे तो दूसरी चीज की कैसी मदद हो सकती है। बस 2 या 3 चीज से शुरू करें या एक चीज से,
एंड सक्सेस विल कीप ऑन कमिंग इन। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पे हमेशा रहेंगे, स्टक रहेंगे, आप हमेशा प्रोग्रेस करते रहेंगे। तो अभी जैसे कि हम एक कैंपेन के पार्ट थे, तो हमें 1 महीने तक एक ट्रेन किया गया कि आप लोग किस तरह से डिजिटल मीडिया है, जो लोग बहुत सारा हेट्रेड, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हैं, तो आप लोग किस तरह से अपनी बातों के जरिए, अपने पोस्ट के जरिए इन सारी चीजों को रोके, इन सारी चीजों को फैलने से रोके। तो हम लोग उस 1 महीने हम लोग ने ये किया, लेकिन नेक्स्ट मंथ हम लोग थोड़ा सा हम लोग को एक लेवल बढ़ाया गया और कहा गया कि आप लोग जो है अपने साथ और भी युवाओं को कनेक्ट करें। तो ये सचमुच एक बहुत ही टफ चैलेंज था कि जब हम किसी दूसरे से कहें कि चलो तुम मेरे साथ एक कॉज के लिए, एक चेंज के लिए आओ, हम एक रास्ते पे चलते हैं। तो मतलब बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं कि हम इसे क्यों करें? इसे करने में हमारा क्या फ़ायदा है? अभी ये हमारे लिए टाइम का वेस्ट है। मतलब इस तरह की बहुत सारी हर्डल्स आते हैं, जब हम किसी और को मतलब अपने साथ स्टार्टिंग में लेकर आना चाहते हैं। तो क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप बहुत सारे यूथ को एडवोकेट करते हैं और आपका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आप इन चीज़ों को रिलेट करके पहले आप हमें ये भी बताइएगा कि आप मतलब जो करते हैं तो क्या हर्डल्स आपको आया, आप जब आप यूथ को कनेक्ट करना आपने शुरू किया और उसको आपने किस तरह से टैकल किया? और उसके बाद कि अगर हम किसी को कनेक्ट करते हैं अपने अपने साथ एक चेंज के लिए, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। देखिए अभिनंदन, जब ये अगर कोई अभी आपने ना, आपको यूथ के साथ में काम करना है, और ये जो चैलेंज है ये सिर्फ आपके इंडिया में नहीं है, फिजी में भी है और दुनिया में सभी जगह है। क्योंकि अभी ये वक्त आ गया है कि एक इंसान खुद के बारे में सोचता है, वो दूसरे के बारे में नहीं वरी करता। उसके दूसरे के बारे में, चाहे दूसरे के घर में, पड़ोसी के घर में खाना हो या ना हो, ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि लोग नहीं परवाह करते। अब अगर परवाह करेंगे ना तो टिकटॉक में वीडियो डालेंगे, क्योंकि उनको फेमस होना है और लाइक्स चाहिए। क्योंकि अब सभी को बॉलीवुड का स्टार बन के उस जैसा बन के घूमना है। तो बहुत कम लोग बचे हैं ना जिनके अंदर असली इंसानियत बाकी है। और मेरी तो यही आपसे अपील होगी कि डोंट रन आफ्टर द क्राउड, या ज्यादा लोगों के पीछे नहीं भागना। अगर आपने ना एक कैंपेन करना है और आपके लिए, आपके साथ सिर्फ 10 जिगर वाले लोग, जिनके भीतर जज्बा है, और वो, और जिसे वो कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अगर उनके दिल में है, तो फिर वो उनके साथ आप निकल जाओ। क्योंकि वो 10 लोग फिर वो ऐसे 10 लोगों को खोजेंगे जो उनकी तरह सोचते हैं। और अगर ना हम दूसरों को खुश करना शुरू कर देंगे, तो ये लोग ना जो पहले पूछेंगे कि मेरा फायदा क्या है, ये लोग हमेशा ही अपना फायदा ही खोजेंगे। और जिस दिन इनको अपना फायदा नहीं दिखा, तो कुछ लोग आपके साथ में एक्टिविज्म में आएंगे, क्योंकि कहेंगे यार मुझे यूएन में या तो इंडिया से बाहर जाना है, तो मैंने जॉब अप्लाई करना है, तो अगर मैंने जॉब अप्लाई करना है तो ये मेरी सीवी में आ जाएगी, तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी होगी। तो इसलिए वो आते हैं। उनका ये मकसद नहीं होता कि वो किसी इंसान की मदद करे। तो जिस दिन उनको लगेगा कि मुझे इनसे, आपसे अब कोई फायदा नहीं है, अब मुझे दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो भाग जाएंगे। तो आपको ना नंबर के पीछे नहीं भागना है, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। कि अगर आपने अभी एक इनिशिएटिव शुरू किया और उसमें ना आपके जैसे, अगर आपको 10, तो मैंने ज्यादा बोल दिया, मैंने जब अपना शुरू किया था तो मैंने एक चीज अपने अंदर ठान लिया था। मैंने बोला मैं एक ही काफी हूं, क्योंकि दुनिया में मंडेला ही एक ही काफी था, दुनिया में एक ही मलाला है, दुनिया में एक ही गांधी है। ठीक है, तो दुनिया में एक ही इंसान की जरूरत है, जिसके पास जिगर हो, जिसके पास इंसानियत हो और जिसके पास सच्चाई हो। वो इंसान आगे चल के फिर पीछे बाकी सब उसके पीछे आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि मेरा इसमें क्या फायदा, हाँ तो बताओ फायदा भाई ये है कि आप दूसरे इंसान को मदद करेंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा, ये बताओ। तो फिर उससे आप देखो कि बंदा क्या करेगा। लेकिन प्लीज कभी भी आप डिस्करेज मत होना कि आप किसी भी एक्टिविज्म में अकेले हैं। कभी भी अपने आप को अकेले मत समझिए, क्योंकि दुनिया में कई लोग हैं जो आपकी तरह सोचते हैं और आपके साथ हैं। हम उस वक्त नहीं होंगे आपके साथ, लेकिन हम मोरली आपके साथ है।
ओके। तो एक बात और थी कि आप जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से आपका क्या मतलब आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप करते रह रहे हैं, आप बहुत सारा आपने रैलीज़ भी निकाली है, तो हमें कुछ उसके बारे में बताएँ? तो अभी पिछले हफ्ते हम लोग ने एक रैली निकाला और रैली हमने नहीं हमने हम तो जाके उसमें ज्वाइन किया। तो ये न्यूक्लियर टेस्टिंग का जो पूरे पैसिफिक में हुआ है। तो मैं आपको आप लोगों को कुछ बताऊं कि ये अभी इंडिया में अगर मैं किसी इंडियन से बात करूं तो वो हमेशा कहता है कि यार इंडिया सुपर पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, ये है वो है। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। पूरे अमेरिका ने, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने जितने टेस्ट पूरे पैसिफिक में किया है, आप लोगों को कोई अंदाज ही नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने पैसिफिक में 109 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और उसमें से जो एक था, आप लोगों को शायद नागासाकी या हिरोशिमा का नहीं पता होगा। पता है नागासाकी और हिरोशिमा जो सेकंड यूएस ने वर्ल्ड वॉर के टाइम का। जो यूएस ने बॉम्बार्ड किया था न्यूक्लियर बम से। या तो ये यूएस ने पूरे पैसिफिक में 109 टेस्ट किए, ठीक है। लेकिन उसमें से जो सिर्फ एक था, ब्रावो, ऑपरेशन ब्रावो कहते हैं उसको, it was equivalent to one Nagasaki every day for 12 years. वो एक बम इतना बड़ा था कि अगर नागासाकी में जो बम गिरा था, जो 5 माइल्स डैमेज किया था, कितने लोगों को मार दिया था, उस तरह की बम आप हर दिन ब्लास्ट करे एवरी डे फॉर 12 years। वो एक बम का इतना बड़ा इफेक्ट था। और वो तो सिर्फ यूएस ने किया है, ठीक है। फिर फ्रांस ने पैसिफिक में 540 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, 540, ठीक है। फिर ब्रिटेन ने पैसिफिक में किए हैं करीबन इतने दिनों में करीबन 30, ठीक है। तो अब इन लोगों का जो सबसे बड़ा सिस्टम से पैसिफिक में भी लोग ना, कई लोग जो है नॉर्दर्न पैसिफिक में, जैसे मार्शल आइलैंड्स है, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है, पलाऊ है, गुआम है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेदर्न मेरियानेस है। आज अगर आप वहां पे जाओगे तो आप बेथ डिफॉर्मिटीज जो कहते हैं, जो जेनरेशन से, पीढ़ियों से, जो डिसेबल नहीं कहते हैं, बट न्यूक्लियर इफेक्ट से आप अगर उनको देखेंगे तो उनकी आंख बिल्कुल दूसरी तरह की है, उनके कान। तो इस तरह से जो न्यूक्लियर डिफेक्ट्स, और लोग ऐसे ऐसे कैंसरों से मरते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच भी नहीं है। तो पूरी पैसिफिक आज सफर कर रही है, ये ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के कारण। तो हम लोग पिछले हफ्ते न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन डे था, तो हम लोगों ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, फिजी के लोगों ने और पूरे पैसिफिक के, कि अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, इंडिया से भी हम ये कहते हैं कि भैया ये न्यूक्लियर वेपन कोई किसी चीज का हल नहीं है, ये इंसान की बर्बादी है। और इससे सिर्फ बर्बादी ही हो सकती है, बट इंसानियत की भलाई नहीं हो सकती। और इसको जल्द से जल्द हर मुल्क को खत्म कर देना चाहिए। तो हम लोगों ने ना इसके खिलाफ आवाज उठाई और हमेशा भी उठाते हैं। तो और हम लोग ऑनलाइन, हम लोग काफी, जैसे इन सॉलिडेरिटी थी जो कोविड-19 का था, हम लोगों ने अपने ऑनलाइन मैसेजेस किए, हैशटैग के द्वारा काफी कैंपेन वगैरह किए हम। तो इससे क्या हुआ है कि हम लोगों ने सर्टेन मैसेजेस दिए हैं कोविड-19 के, जैसे अगर कोविड-19 को ले लिया जाए, इतनी बहुत बड़ी चैलेंज कोविड-19 ने हम लोगों के लिए रखी है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने कहा, अभी मुझे पता है इंडिया में वो सभी लोगों ने मुस्लिम को ब्लेम करना शुरू कर दिए थे निजामुद्दीन के कारण। कई जगहों पे बहुत भारी कुछ लीडरों ने भी कहा कि मुसलमानों को काम नहीं देना चाहिए। मैंने कई वीडियोस भी देखे। तो ये जो कोविड-19 है, ये धर्म, मजहब और जात नहीं देखता है, ये देखता है कि बंदा किस तरह से अपने आप को मास्क लगा के या हाइजीन तौर पे रखता है या नहीं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन सबको ये देना था कि भैया अगर इससे बचना चाहो तो हमेशा मास्क पहनो,
हैंड सैनिटाइजर यूज करो और दूसरे से दूरियां रखो, अभी नजदीकियां नहीं लाना है। तो उस तरह की अवेयरनेस हमें लाना था और वो अभी भी जरूरी है। तो एक और बात है जो कि बहुत ही गौर करने लायक है कि जब किसी भी टाइम में कोई भी पैंडेमिक हमें हिट करता है, चाहे ये या हम जिसे कहते हैं बायो टेररिज्म ऐसा पैंडेमिक हो, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जिस समय पूरे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, या फिर कोई भी नेचुरल क्राइसिस हो जैसे कि प्लेग हो गए, फ्लड्स हो गए। तो इस टाइप की बहुत सारी क्राइसिसेस होती हैं जो हमेशा हमें हिट करती रहती हैं। और जैसे कभी फायर लग जाता है, तो ऐसी कोई भी क्राइसिस जब हमें सोसाइटी पे आती है, तो हमें उस समय में सबसे पहले क्या फ़ोकस करना चाहिए? बहुत लोग जो है उस समय में ये फ़ोकस करते हैं कि उनका आगे में करियर उनका ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो वो पहले अपने स्टडीज़ को, अपने एजुकेशन को महत्व देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि उस समय में जो जनरेशन बड़ी हो रही है, उसे किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए? या सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर अपने करियर को बनाने के लिए? देखिए, अगर कोई पेंडेमिक या कोई सिचुएशन अभी हिट करती है, तो बंदे को करियर बनाने से ज्यादा अपनी सेफ्टी, इंसानियत की सेफ्टी, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो करियर क्या करोगे करियर लेके? अभी अगर पेंडेमिक से लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हें जॉब कौन देगा? तो एक्टिविस्ट का काम ऐसे वक्त में ये होता है कि अपने अलावा सोचो और इंसानियत की बेहतरी के लिए सोचो। करियर तो बन जाएगा बाद में, अगर इंसान रहेंगे तो रहोगे। जानवर के साथ में तो तुम सीईओ नहीं बन सकते ना। इंसान, तुम कोई भी अगर कोई सोचे कि अगर सारे इंसान अगर खत्म हो जाए, मर जाए, तो हम यहाँ पे राज करेंगे, अरे भैया करोगे किस पे राज? तो जो ऐसे वक्त आता है तो अपने से अलावा, अपने के अलावा मतलब है कि इंसानियत के किस तरह प्रोटेक्ट कर सके, ह्यूमन राइट्स वैल्यूज को किस तरह अपहोल्ड कर सके। क्योंकि जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो क्राइम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस। घर में जब पैसा नहीं हो तो हस्बैंड लोग जो होते हैं, आदमी लोग होते हैं, अपनी बीवियों के ऊपर बहुत जुल्म करने लगते हैं। या तो शराब, बहुत ज्यादा शराब में हो जाते हैं, या तो फिर बच्चों को मारने लगते हैं, या तो चाइल्ड अब्यूज होने लगता है, या तो कितने भी अभी में पूरे दुनिया में हम लोग जानते हैं कि कितने बॉयज है, बच्चे हैं जिनके साथ में सेक्सुअल अब्यूज होता है, बट वो किसी को बता नहीं पाते। तो इन चीजों के ऊपर अवेयरनेस डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सोसाइटी की एक सच्चाई है जिससे हम कितनों भी भाग नहीं सकेंगे, कितनों भी ढाके ढाक नहीं सकेंगे। तो इसको हमें इन चीजों के ऊपर से पर्दाफाश करने की जरूरी है और इनके ऊपर अवेयरनेस लाना जरूरी है। क्योंकि अगर सोसाइटी में भलाई और प्रोग्रेस चाहिए, करियर में प्रोग्रेस चाहिए, तो एक सुखी समाज ही उस चीज को, वो प्रोग्रेस को, वो कामयाबी को एक इंसान के लिए ला सकती है। बहुत सारे आपने आप बहुत अच्छी बातें में बता रहे हैं। हमें आशा है कि हम जितने भी लोग देख रहे हैं, हम आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो एक बात और ये है कि किसी भी क्षेत्र में हम चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे हमें खतरा होता है, एक रिस्क भी होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इस क्षेत्र में वो कौन-सी चीज़ें हैं जिसमें जिससे हमें सुरक्षित रहने का ज़रूरत है, या जिसके लिए हमें प्रिकॉशंस मेंटेन करने का ज़रूरत है? तो वो लिमिट कौन-सा है जहाँ पे हमें अपने लिए कुछ सुरक्षा का आवश्यकता होता है? ठीक है, तो सुरक्षा देखिए, पहली सबसे बड़ी चीज होती है, सुरक्षा की जरूरी हमको सिर्फ अपने आप से है। क्योंकि पता है सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी थ्रेट हमारे लिए, जो कहते हैं प्राइड, घमंड अगर हो जाए इंसान में कि हाँ हम ही हैं, हमसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है, या हम ही कोई 30 मार खान है, ठीक है, तो ये फिर एक तुम्हारा एक हमारे अंदर एक इग्नोरेंस लेके आ जाती है। तो फिर जिस तरह से हम किसी से एक एक्टिविस्ट होके बात करते हैं,
डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, फिर दुश्मन बना लेते हैं। और दूसरी भी चीज ये है कि देखो, एक थ्रेट तो वो है, दूसरी थ्रेट हमारे लिए ये भी आ सकती है, हमारे लिए जैसे सिविक स्पेस वायलेशन कहते हैं, जो 3 फ्रीडम्स है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ असेंबली, जो यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टा और इंडिया, फीजी, सारे गवर्नमेंट ने जिसको साइन किया है और ये भी प्रॉमिस किया है कि इसको अपहोल्ड करेंगे। तो एज एन एक्टिविस्ट देयर आर 3 राइट्स, if it is violated, it is violating our civic right, which is freedom of expression, freedom of association और freedom of assembly. But freedom of expression का मतलब ये नहीं है कि आपने ना एक्सप्रेशन के नाम पे किसी समाज के ऊपर किसी को खड़ा कर दिया खिलाफ, या उसको खराब बना दिया। एक्सप्रेशन ये होता है कि आपने किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाई है, आपने इशू को एड्रेस किया है। और हाँ, हमें थ्रेट करप्ट पॉलिटिशियन से भी आ सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से भी आ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे हमारे एक्टिविस्ट हुए हैं, करीबन 3000 एक्टिविस्ट दुनिया में अभी तक। पिछले साल मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था बेलग्रेड, और वहां पे हम लोगों ने इस चीज की आवाज उठाई यूएन के साथ में कि हमारे कितने फेलो एक्टिविस्ट है जिनकी जान ले ली गई है, जो करप्ट सरकार जो है उन्होंने उनकी जान ले ली है या उनको जेल में रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन किस तरह से आवाज उठाए ये भी जरूरी है। तो कभी कभी कई मुल्कों में इतना जुल्म होता है कि आप कितनों भी अच्छी तरह से, कितनों भी इज्जत से, कितनों भी होश से करे, तो वो लोग हमेशा आपको बुरा बना देंगे और आपको जेल कर देंगे। तो ये एक थ्रेट है हमारे लिए कि अगर हमने कभी किसी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई, तो ऐसे लोग हैं दुनिया में जो नहीं चाहते कि उनका पर्दाफाश हो, और वो कोई भी हद पे चले जाएंगे। तो एज ए एक्टिविस्ट हमें हमेशा इस चीज के केयरफुल होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, और कभी कभी ये भी जान लेना चाहिए कि कोई चीज को हम एक सर्टेन एक्सटेंट तक परस्यू कर सकते हैं, उसके बाद में वी नीड सपोर्ट ऑफ अदर्स। अकेले ही करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अपना जान दे के आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अपने जैसे थिंकिंग वाले और लोगों को, अभी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हो गया है, दुनिया में खोजे यूएन सिस्टम से, तो आपको ऐसे हीरो बन के एकदम किसी दुश्मन के सामने नहीं खड़ा होना है छाती तान के कि आओ मुझे मारो, तो बैल के सामने आओ मुझे, नहीं, ये नहीं करना है। बस अगर आपको ऐसा लग जाए कि अब यहाँ पे डेंजर है, अपने आप को सेफ सिचुएशन में लेके जाए, कॉन्टेक्ट करे लोगों को, और एक सेफ्टी नेट बना ले कि आप वो सेफ रहे, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो आप इशू को और आगे बढ़ा सकेंगे। तो एक और बात ये है कि सोशल मीडिया का जो पावर है अभी के टाइम में, कि हम बहुत जल्द ही, जैसे कि हम आपसे कनेक्ट हो गए, इसी तरह से जो सेम माइंडेड पीपल है, जो एक सही कॉज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत इजीली नेटवर्क बना लेते हैं। तो इसका तो हम लोग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये आता है कि अब इसी समय में बहुत सारे लोग जो है वो चेंज मेकर ऑफ वर्ड्स हो गए हैं रादर देन एक्शन। मतलब कि वो शब्दों से बहुत ज्यादा चेंज मेकर है, लेकिन एक्शन से शायद बहुत बहुत कम है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसे बताया ना, जैसे मैंने कहा, योर वर्ड इज योर बॉन्ड, यानी कि अगर आपने जबान दिया है तो आप अगर नहीं करेंगे तो फिर आप में ना और एक जानवर में कोई फर्क नहीं होगा। तो मैंने हमेशा वो किया कि मैंने यू ऑलवेज वॉक योर टॉक। जब जो आपकी ना जो सोच होए, जो शब्द है और जो एक्शन है, एक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य। सोच, शब्द और कार्य एक होना चाहिए, तो वही ही एक्टिविस्ट बना सकता है। और आपने सही बात कहा है कि सारे एक्टिविस्ट ऑफ वर्ड हो गए हैं। अभी आप टिकटॉक में चले जाओ या तो यूट्यूब में चले जाओ, कई लोग तो इन्फ्लुएंसर ऐसे बन गए इंडिया में, वो देखा, ये इस माँ जी को देखिए, यहाँ इसके कोई नहीं है, इनके पास खाना नहीं है। फिर वो बंदा, उसको खाना के बारे में कोई फिक्र नहीं है, वो दूसरे माँ जी के पास चले जाता है, तो उसको सिर्फ अपने व्यूअरशिप से ताल्लुक है, ठीक है।
उसको ये ताल्लुक नहीं है कि वो माजी जिंदा है या नहीं है। तो इम्पैक्ट ये है कि अगर आपने कोई चीज किया है तो आप यू हैव टू सी इट थ्रू। अगर आपने कहा है कि मुझे, देखिए अभी मैंने जैसे कहा कि यू कैन नॉट ट्राई टू चेंज एवरीथिंग, बट यू डू वन स्टेप एट अ टाइम, one project at a time, and whatever project that you do it with your heart and you do it with perfection। क्योंकि बाद में ना अगर लोग देखे तो कहें हाँ, this is the activist, this is the person who did it, this is the change maker who brought this change। because change maker का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी चीज को कर दिया वो टेम्परेरी तौर पे रहे। the sustainability of that change is very important, कि वो किस तरह से बरकरार रहे। लोग स्कूल बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ भी है, कई लोग कहते हैं कि नहीं इस समाज में स्कूल की जरूरी है। स्कूल तो आपने बना दी, लेकिन आपने ये सोचा कि स्कूल की जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल है कैसे भराएगा, या तो टीचर कैसे आएंगे। तो स्कूल बनाने से मेरी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल बनाने के बाद में स्कूल कैसे चलाया जाए वो भी जरूरी है। तो एज एन एक्टिविस्ट अगर आपने एक प्रोग्राम लिया है तो उसमें पूरे दिल से ले। तो मैं हमेशा अपने जो युवा पीढ़ी के लोग बच्चे हैं जो मेरे साथ में काम करते हैं, मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि देखिए मुझे ये दिक्कत नहीं है कि आप किस किस क्षेत्र में एक्टिविज्म करें या कोई काम करे, लेकिन मेरी ये है क्योंकि मुझे पता है आप लोग पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो मेरा ये एडवाइस होता है कि आप सिर्फ अगर करें तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पूरे दिल लगा के करें, और 2 3 5 ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हल जाए कि आप कहीं कुछ भी नहीं कर सके। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहे, उनके साथ में पूरा दिल लगा के करें, और अगर कहीं इंटरेस्ट आपका और आ जाता है तो उनको बताएं अच्छे से, और उनके साथ में अच्छे ताल्लुक रख के दूसरे में चले जाए। लेकिन आप ये नहीं करें कि आप इसमें उसमें 2 3 नाव में बंदा पैर रख के तो दरिया पार नहीं कर सकता ना, क्योंकि नाव अगर हटेगा तो आदमी बीच में से फट जाएगा। तो एक ही नाव में चलना जरूरी है। अभी जैसे कि हर जगह पर हर कंट्री में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैला और अलग अलग तरीके से फैला, तो हम जानना चाहें कि आपके कंट्री में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जो फैले या फिर कुछ इस तरह के जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोग कोरोना देवी देवता बनाए, मतलब कि उसको पूजा करने के लिए फिर सारे जो हम लोग सामाजिक दूरी कर लेते वो या मास्क पहनना, इन सारी चीजों को भूल गए। और तो ऐसी मतलब बहुत सारी चीजें जो फैलती हैं, तो आपके कंट्री में ऐसी कौन-कौन सी चीजें फैली और उसको नहीं टैकल करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? नहीं, वो मैंने देखा था इंडिया में, वो कोई बाबा है कौन है वो, उसने कहा कि गौमूत्र पीने से वो भी चला जाएगा। और मैंने उसका हम सारे फिजी में ना हमारे जो जी टीवी है और ये हमारे स्काई टेलीविजन पे सारे आते हैं और हम सब देखते हैं। हम वो जो आज तक है ये सारा देख लेते हैं, रिपब्लिक टीवी सब देखते हैं हम यहाँ बैठ के। और इट इज ट्रूली कंसर्निंग फॉर अस ऑन द स्टेट ऑफ मीडिया in India, but मैं आपको बताऊं कि we are very blessed, हम फिजी में बहुत ही blessed है कि इस तरह की कोई मिस इन्फॉर्मेशन हमारे देश में नहीं है, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो बहुत ही हम लोग, हमारी जो आबादी है करीबन 10 लाख की है, लेकिन जो हमारी आबादी है पढ़ी लिखी आबादी है, लिटरेट आबादी है। तो हमेशा से अगर किसी घर में ना सारे लोग अगर लिटरेट या पढ़े लिखे नहीं है तो उस घर में एटलीस्ट, जैसे हमारे घर में 4 लोग हैं तो चारों लोग, मैं है, मेरी माँ है, मेरे अब्बू है, मेरे भाई है, तो हम चारों लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन आता है ऐसे, तो हम क्या कहते हैं कि अगर कोरोना वायरस का जो अगर कोई जानना है, क्योंकि हम लोगों को शुरू से बता दिया गया था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन जानना है तो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू गो टू इज WHO, क्योंकि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट्स। अगर वो बताते हैं कोई क्यूआर नहीं है तो नहीं है। कोई बाबा बैठ के मंदिर में घंटी बजा के ये नहीं बता सकता कि हम कोरोना का जय कोरोना करके कोरोना को शांति कर देंगे। कोरोना ना कोई देवी है, ना कोई वेद में है, ना कहीं रामायण में है, ना कोई ग्रंथ में है। तो फिर आप कैसे किसी चीज को जो कई चाइना में शुरू की गई उसको आप देवी देवता बना सकते हैं? तो ये तो
अदादुन अंधपन है ना, अंधविश्वास की हद होती है। तो अंधविश्वास को हटाने के लिए सोसाइटी में लिटरेसी, एजुकेशन की बहुत जरूरी है। और अगर देखो, एक्टिविस्ट होने के लिए जो मैंने कहा, ज्ञान जो सबसे रेलेवेंट नॉलेज है उसकी जरूरी बहुत है, लेकिन उसके लिए फैक्ट्स जानना। अभी अगर आपने किसी चीज के बारे में बात करना है, अगर लोगों को अगर बात करना है तो आपको उनको फैक्ट्स देना है। तो हमारे एनजीओ में हम लोगों ने क्या किया था, जस्ट टू प्रिवेंट दिस, कि मैंने कुछ लोग इंडिया से शेयर करते करते ऐसे फेसबुक पे एक दो चीज आ गए थे। तो हमारे एनजीओ में हम लोगों ने क्या किया था, हमारे जितने भी मेंबर है हम लोगों का एक फेसबुक ग्रुप है। तो हम लोगों ने कहा देखो, एवरी टाइम अगर कोई अपडेट फिजी से आएगा, सारे मेंबर्स को मैं और मेरे सेक्रेटरी, हम लोग एक पूरा अपडेट लिखते थे और जिसको वेरीफाई करते थे। तो हमारे एग्जीक्यूटिव हम लोग सारे मिलके थ्रू इंटरनेट, थ्रू रिलायबल सोर्सेस, विकिपीडिया से नहीं, विकिपीडिया मोस्ट अनरिलायबल सोर्स है, प्लीज आप ऑफिशियल वेबसाइट्स जाए। और अभी जितने भी लोग आपके नेटवर्क में, उसमें आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और आपने ना एक टीम बनाना है जो आपकी रिसर्च होगी, क्योंकि एडवोकेसी पॉलिसी बेस्ड, अगर पॉलिसी एडवोकेसी करना है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी एडवोकेसी। एविडेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? गवाही। हाँ, सबूत, एविडेंस, सबूत से अगर आप बात करना चाहो तो मिस इन्फॉर्मेशन को आप सबूत से ही खत्म कर सकते हो। तो अभी जितने लोग आपके नेटवर्क में, ठीक है, तो आपने एक ग्रुप बना लेना है। और फिर दूसरी चीज आपको करना है कि आपके ग्रुप में आप बोले कितने लोग रिसर्च में है, 2 3 4 5 लोग हो जाए रिसर्च यूनिट, और कहे कि देखिए इसके मुतालिक अगर कोई इंफॉर्मेशन है उनके पास भेजे, और उनका ये काम होगा कि मिल के या सारे लोग मिल के उसको डिस्कस करें और फिर उसको डिसेमिनेट कर दे कि देखिए ये भेजा गया। अभी मान लो किसी ने कहा गौमूत्र से कोरोना वायरस से मुक्ति मिल सकती है, तो फिर आपको साइंटिफिक कि एस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दिस 1 2 3 4 5, और फिर आप जो इशू है, आपको ये नहीं कहना कि एस पे दिस बाबा दैट बाबा, बाबाओं को पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। आपकी जो इशू है, तो अगर किसी चीज को आपको हैंडल करना पड़े तो आप इशू पे बात कीजिए, पीपल या पर्सनैलिटी पे नहीं। कोई इस शख्स के बारे में बात करने की जरूरी नहीं है या किसी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं। आपको किसी को जज नहीं करना, आपको ये कहना है कि हमारी नजर में ये बात आई है, जैसे मान लो कि कोरोना वायरस गौमूत्र पीने से मुक्ति मिल सकती है, तो इशू ये है। आपको नहीं कहना कि इसी ने, इस बंदे ने कहा, उस बंदे ने, तो इस तरह से दुश्मनी नहीं हो सकती। फिर दूसरी बात आपको ये उसमें करनी है कि हम लोगों ने इस पे रिसर्च किया है और हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया है। और फिर दूसरी चीज, जो इशू है उसका आपने जो एविडेंस पेश किया है, और फिर उसकी जो रिकमेंडेशन आपको पेश करना है कि अब फाइनली रिकमेंडेशन हमें ये है कि अभी कोई भी इसका इलाज नहीं मिला है, और हम सभी से यही रिक्वेस्ट करें कि कोरोना का जो सेफ्टी मेजर्स है, मास्क पहनना और या तो सैनिटाइजर यूज करना, हाथ धोना, ये बहुत जरूरी है, और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये 3 सेक्शन में आप कर ले, और फिर इस तरह से आपने इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी भेजना है, लेकिन जो एविडेंस भेजे उसको आप रेफरेंस कर दें। ये आपने बहुत ही सही बात कहा। और जो बात आपने कहा ये एग्जैक्टली जो हमारे देश में कुछ एनजीओज हैं, एग्जैक्टली हम लोग जैसे यूथ्स को लेकर के एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं ताकि मिस इन्फॉर्मेशन जो है ये सब चीजें नहीं फैले। तो ये बहुत ही मतलब सही चीज है कि हमें इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए, और ताकि जब कोई भी मैसेज हम फॉरवर्ड करते हैं या कुछ भी करते हैं डिजिटली भी, तो बहुत ही मायने रखता है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और मेरा अगला सवाल ये है कि हम सभी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सभी अपना फुल टाइम या अपना फुल माइंड या अपना बाय फुल हार्ट एक्टिविज्म में दे, इस क्षेत्र में दे, सोशल वर्क में।
तो मेरा सवाल ये है कि क्योंकि समाज में बाकी कई सारे फील्ड है, बाकी कई सारे एस्पेक्ट है, तो अगर कोई उस फील्ड में है, लेकिन अगर उस फील्ड में भी कोई है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका इस फील्ड में कोई दायित्व तो नहीं है। तो अगर जैसे कि मैं किसी और चीज़ में जाना चाहता हूँ, मैं कोई किसी और चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे ये कैसे मालूम चलेगा कि मैं इस चीज़ में कितना कंट्रीब्यूट करूँ, कितना टाइम दूँ? मतलब कितना टाइम मैं दूँगा तो ये मेरे लिए टाइम का यूज़ होगा और उसके बाद मतलब मेरे लिए एक टाइम का वेस्ट होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस चीज में अगर बंदा सिर्फ हफ्ते में 1 घंटा भी निकाल दे अपना, बहुत है। और ये किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमें जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हों, तो ऑर्गेनाइजेशन को हमें उस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए जैसे एक ह्यूमन बॉडी को। देखिए, हमें कुछ कॉम्प्लिकेट लाइफ में नहीं करना है। अभी ह्यूमन बॉडी जो है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए अगर अगर आप सोचे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो हमारा हार्ट होता है या हमारे ब्रेन होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको हार्ट कह दे, फिर लंग्स कह दे जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर है। तो उस तरह से अगर करे तो सब लोगों का कोई ना कोई फंक्शन सब जगह है। तो सब काम करने में हमें सबकी जरूरत सब जगह नहीं है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं करीबन 30 युवाओं के साथ में काम करता हूं, जो सुबह जो है कैपिटल सिटी ऑफ फिजी है यहाँ पे। तो हम लोगों ने ऐसा किया है कि देखिए, हफ्ते में हर दिन हमारे साथ में कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स है। हमारे साथ में एक युवा है जो पूरे फिजी का सबसे टॉप स्टूडेंट है। उसने जो गवर्नमेंट के 3 एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं हमारे, ईयर क्लास 10 में, क्लास 12 में और क्लास 13 में, उन तीनों में नेशनल हाईएस्ट मारा है। और वो अभी हमारे यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट है। तो ये बंदा हमारे साथ में पिछले साल और उससे पहले साल, जब उसने नेशनल हाईएस्ट पूरे कंट्री में मार के बैठा था, और उसको ऑस्ट्रेलिया का और सारे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का स्कॉलरशिप भी मिला, लेकिन वो उतने मार्क्स मार के भी हमारे साथ में हर सैटरडे को 8 घंटे बिताता है। 8 बजे सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक। और हफ्ते में 6 दिन वो बाकी अपने पढ़ाई में, परिवार के साथ में निकाल देता है। तो फिर हम उनसे और कोई टाइम की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। हमें पता है कि उस दिन दोसरी साहब हमारे साथ आएंगे और दिल लगा के, जितने वो जो 8 घंटे हमारे साथ स्पेंड करते हैं, वो दिल लगा के करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब देखिए वो उनका कैलिबर है। तो अभी नंदन साहब, आप हफ्ते में अगर आईआईटी की जो प्रिपरेशन करते हैं, आपने जो मुझे पहले बताया है, और आपने ना अपना जो टाइम टेबल देखना है, और आपने उसमें देख के आपने कहना है कि यू नो व्हाट, एक वीक में मैं सिर्फ 4 घंटे दे सकता हूँ। और आप दिन निकाल ले कि 4 घंटे मैंने सिर्फ एवरी ट्यूसडे को दे सकता हूँ, या एवरी सैटरडे को, या संडे को, बस वही 4 घंटे देते। लेकिन मेरी अपील ये है आप लोगों से कि जो 4 घंटे दे भी आप, तो उस 4 घंटे और उस तरह से दे कि जब आप निकल के आए तो आप खुश होके आए कि हाँ, आज मैंने जो ईमानदारी से 4 घंटे इसमें लगाए। ये नहीं करे कि उस 4 घंटे में मैंने टिकटॉक वीडियो बनाना है, मुझे यहाँ रखना है, मुझे वहां रखना है, लोगों को मुझे देखना है। ये नहीं करना है। अगर आपने 4 घंटा दे तो ईमानदारी से 4 घंटा अपना निकाल के दे, और दिल लगा के दे कि बस हफ्ते में या महीने में दे। वही कोई बड़ी बात नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि आपने हर दिन के 2 घंटे निकालना, नहीं। इंसान के पास लाइफ है। और अभी इस वक्त में अगर बंदा, मेरे लिए अगर बंदा एक हफ्ते में 1 घंटा भी समाज सेवा में या एक्टिविज्म में निकाल दे, 1 घंटा भी, वो बहुत ज्यादा है। तो आपने जितनी बातें हमारे साथ शेयर की, ये श्योर है कि जितने मैं हूँ या फिर मेरे साथ जितने लोग हैं, और बहुत सारे लोग जो इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं, जो यूथ हैं, जो जिनके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन था, या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर हमें स्टैंड करना चाहिए, या फिर वो चीजें कौन सी है जिसका ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है, उसका हम लोग कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहाँ पे हम गलत इस्तेमाल से बचें।
तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके लिए आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और अपना एक्सपीरियंस अपना जो नॉलेज है उसे हमें प्रकाशित किया। आपका बहुत शुक्रिया। मैं बस लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से लास्ट? मैं अपने तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्राना अदा करना चाहूंगा कि आप लोग अभी के युवा हो के आप लोग अपना वक्त, अपना जो कीमती वक्त है निकालते हैं समाज की बेहतरी के लिए, समाज सेवा में, एक्टिविज्म में। और मैं आपको बताऊं कि इससे शायद आपको डॉलर में वैल्यू या कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है इससे जो ब्लेसिंग्स मिलेगा आपको, और इससे जो मदद आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, ये बियॉन्ड आपकी इमेजिनेशन है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एक्टिविस्ट। प्लीज बी पैशनेट, प्लीज बी ऑनेस्ट। Remember, we can achieve this by having the most relevant knowledge, by using evidence as a tool of all advocacy, by having class, dignity, and elegance. I thank you all. Thank you very much. और I am always available. अगर फीडबैक अच्छा रहे तो हम इसका सीरीज भी कर सकते हैं। मैं टाइम एंड अगेन आ सकता हूँ, आप लोगों से जुड़ सकता हूँ। और अभिनंदन, मैं भी सोच रहा था कि आप लोगों के पास करीबन 30 यूथ है, मेरे पास भी 30 यूथ है, तो हम सबको मिला के एक जॉइंट जूम कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। आपके साथ में भी कुछ फैसिलिटेटर है, उनके साथ मिलके कुछ डिजाइन कर सकते हैं करीबन 2-3 आवर्स का, और हम लोग नॉलेज एक्सचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी करीबन 30 यूथ है, आप लोग भी है, तो हम लोग मिलके कुछ ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अब डिजिटल एज ने हम लोगों को इस तरह से जोड़ दिया है, हम लोगों को मिलने, और who knows, if one day God wills, आप लोग we can organize something कि कुछ लोग आपके फिजी भी आ सकते हैं या हमारे कुछ लोग इंडिया भी आ सकते हैं। तो I would be very much open to that. I don't know what the future holds, but I would be very much open. But before we close, is there any questions that any activist would like to ask? क्योंकि हम लोग लाइव है, और अगर है तो I'd be very happy to answer them. मैं देखता हूँ 1 मिनट कमेंट्स में। आप लोग में से जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में डाल दें, हम उसे ले लेंगे यहाँ पर। अभी कुछ वैसा क्वेश्चंस आया नहीं, क्योंकि इस लाइव के पहले ही हमने आपस में एक डिस्कस कर लिया था कि हमें किन बातों को आपसे शेयर करना है, किन बातों का जवाब आपसे जानना है। तो इसलिए उन चीज़ों को हमने आपसे पूछा। हाँ, एक सवाल था यह कि इस समय में इस समय जैसा कि हमारे कंट्री में एक बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है। मतलब कि वैसे यूथ है जो काम करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे वे नहीं है, या फिर उनके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत ही रूरल एरियाज़ में, दूर के गाँवों में है। तो इस समय में जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो हम लोग कैसे उन लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, वैसे यूथ को? देखिए, वैसे यूथ को के साथ में जुड़ना, अभी वो जिस हालत में है, ठीक है, अगर आप ये एक एक्टिविज्म या एक प्रोजेक्ट अपना बना ले कि टू मेक these technological devices accessible to these underprivileged young people in the various regions of India, क्योंकि मुझे पता है कि कभी-कभी स्मार्टफोन्स और स्मार्ट गैजेट्स इंडिया में देहात में एक किसान के बच्चे के लिए के पास होना एक इम्पॉसिबल सी बात है। तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट कर लेना है, जैसे दिल्ली में, मुंबई में कई बड़े-बड़े लोग हैं, बहुत इंडिया में बड़े धनी लोग हैं, तो आपने एक प्रोजेक्ट कर लेना है कि आपने ना, अगर कई ऐसे अमीरजादे होते हैं कि वो जब भी
नए गैजेट्स आते हैं तो वो नहीं यूज करते, उसके बाद में वो उसको फेंक देते या कुछ भी कर देते। तो आपने एक प्रोजेक्ट बना लेना है कि once you are not using, you can give it to our organization and we will make it accessible to a particular area। तो आप आइडेंटिफाई कर ले उनके साथ में, और अगर उनके पास इंटरनेट नहीं है तो इन इंफॉर्मेशंस को इस गैजेट्स में डाल के उनके लिए एक्सेस कर दे। तो मैंने कहा कि कोई ये जरूरी नहीं है कि आपने पूरे, जैसे आपने बोला है कि आप पूरे एक, शायद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगी उसमें करीबन 30, 40, 50 हजार हो, उस डिस्ट्रिक्ट में आप एक दो गांव ले लें। जैसे आपने मैपिंग कर लेना है कि मुझे, हम लोगों को पहले इस गांव से शुरू करना है, तो वहां पे जाके देख ले कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है, और आपको कितने गैजेट्स को अवेलेबल करने हैं। और या तो वहां पे एक सेंटर खोल ले कि जहां पे वो एक इजिली गांव से मुखिया से बात करके कि वहां पे आपको एक कुछ कंप्यूटर्स को रखना है और उस सेंटर को चलाने के लिए तो वहां पे कुछ लोकल लोगों को ट्रेन करना है कि जब भी बस अगर गैजेट्स में कुछ हो जाए और वहां के लोग एक्सेस कर सके। और अगर वो भी नहीं तो आउटरीच करना बहुत जरूरी है। अगर ये थोड़ी बड़ी प्रोजेक्ट लगे तो आउटरीच करना ये जरूरी है कि आप आउटरीच करें और कम्युनिटी में जाके इन युवाओं के साथ में आप हर 2-3 महीने में या 6 महीने में एक वर्कशॉप कर ले कि अभी का जो ये इंफॉर्मेशन है, और आप गांव में विदाउट दिस गैजेट्स ये कर सकते हैं, क्योंकि आज भी आप पोस्टर बना सकते हैं, आप उनको वो सप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्रेवंस है, कुछ पेंटल पेन है जिससे आप बना सकते हैं, परमानेंट मार्कर्स जो है वो लेके जाके उनको दे दे। ये छोटी छोटी चीजें हैं। या तो गांव में जो आर्ट वर्क है, कई लोग ऐसे हैं जो कला को यूज करके अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी, तो एक्टिविज्म में सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जो सबसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन है उससे कंफर्ट लेना सीखे। यानी कि जैसे अगर मैं किसी गांव में गया और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं है, तो मैं ये लेके नहीं बैठ सकता हूं कि यार अब बिजली नहीं है, मेरा लैपटॉप, मेरा प्रोजेक्टर नहीं चलेगा, अब मैं काम यहाँ नहीं कर सकता। तो मैंने ये सीखा है कि जिस सिचुएशन में हो उसका सबसे बेहतर इस्तेमाल किस तरह से कर सके। एक्टिविस्ट वो है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो और उस सिचुएशन का जो सबसे बेहतर इस्तेमाल किस तरह से कर सकता है बंदा। तो अगर आप एक गांव में गए और उनके पास गैजेट नहीं है, तो आप किस तरह से, अभी अपने आप, और मैं आपको बताऊं इफेक्टिवनेस इस तरह से आ सकती है कि आप अपने आप को उनके जूते में रहे, पुट योरसेल्फ इन देयर शूज एंड इमेजिन किस तरह से बंदा आपको बताएगा और आप इस बात को समझ सकते हैं। तो उस तरह से आप ग्राफ्स बनाना है, आप कला को यूज करें, ड्रामा करे, एक्टिविटीज करे, पोम्स बोले और उनको प्रोत्साहित करे और उनको एनकरेज करे। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको $10,000 यूएस के गैजेट्स ही लेके जाके और किसी गांव में आप काम कर सकते, नहीं, वो जरूरी नहीं है। लेकिन the ideas that you take to the village, and sometimes I go in communities जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी थी, लेकिन मैंने ना उनके ही गांव में उनके ही रिसोर्सेस यूज करके उनके साथ में एक हफ्ते का वर्कशॉप मैंने पूरा करके, और जो भी चीज उनको बताना था वो बता के उनके आम आदमी के भाषा में, और ये आम आदमी की भाषा बोलना बहुत जरूरी है। आज एक्टिविस्ट थोड़ा ज्यादा हाई फलूटिंग हो गए हैं, बड़े बड़े अल्फाज यूज करने लगे हैं, लेकिन हमें जब कम्युनिटी के साथ में काम करना है तो बड़े बड़े वर्ड्स नहीं यूज करने, वो भाषा यूज करने की जरूरी है जो आम आदमी समझे। और इंडिया में मैंने ये भी देखा है कि कई लोग देहात में जाके अंग्रेजी बोलना लगते हैं। यार मुझे तो माफ कर दे, मैं ऐसा मुल्क में हूँ जहाँ पे हमारे बाप दादा, हम बहुत खुशनसीब है कि हिंदी आज भी हम लोग बोलते हैं। शायद मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम ट्राई करते हैं और हम ये अपने बाप दादाओं की जो बहुत आभारी है कि हम लोग आज भी हिंदी किसी भी तरह से बोल लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं।
एक क्वेश्चन ये है कि अभी के टाइम में कोविड के टाइम में ऐसे कौन से स्किल्स है या कौन सी वैल्यूज है जिन्हें स्ट्रेंथ यूथ को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट कर सके। ऐसा कौन सा स्किल है ताकि वो इसमें बढ़िया से काम कर सके। सबसे बड़ी स्किल जो यूथ की होने जरूरी है कि एक दूसरे से किस तरह से, आज बंदा बहुत आसानी के तौर पे गैजेट्स यूज करके दूसरे से कनेक्ट कर लेता है। फेसबुक पे लोग 1000 फ्रेंड्स बना लेते हैं, पता है, लेकिन इसी बंदे को आप अगर एक कमरे में लाके बैठा दे और कहे 10 लोगों से खुद ही बेगर गैजेट के बात करो, तो वो एक से भी नहीं बात कर पाता। तो पीपल टू पीपल स्किल, ह्यूमन टू ह्यूमन स्किल, ये बहुत जरूरी है। ये सबसे अव्वल है कि इस तरह से आप दूसरे, मैं आपको बताऊं, मेरा ये तो नेचर है, ठीक है, मैं ऐसे बोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन थ्रू मैं अपने काम के लिए बहुत ज्यादा ट्रेवल करता हूँ, दुनिया भर में सभी कोना जा चुका हूँ, दुनिया में बहुत से मुल्कों में मैं जा चुका हूँ। लेकिन मेरे बगल में ना, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जात का कोई भी बैठा है, अगर मेरे प्लेन में वो मेरे बगल में बैठा है, तो वो बाय द एंड ऑफ दैट फ्लाइट वो बंदा मेरा, उसके साथ में मेरा दोस्ती बन जाता है और मैं उनसे हमेशा कांटेक्ट में हूँ। अभी आप देखो अभिषेक, मेरे आपसे इतनी अच्छी दोस्ती बन गई, ठीक है। तो और दूसरी चीज है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्किल बनाने में हमेशा लोग आज सोशल मीडिया पे दोस्त या फ्रेंड बनाते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे जितने ज्यादा दोस्त होंगे वो उतने ज्यादा मेरे फोटोज लाइक करेंगे। तो उसमें पता क्या है, उसमें सेल्फिशनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वार्थ को हटाने की आवश्यकता है कि मैं ये करूंगा तो मेरा ये फायदा होगा। तो अगर किसी इंसान से ताल्लुक रखना है तो स्वार्थ को हटा के सिर्फ इंसानियत के तौर पे नाता, कि मेरा अभिनंदन के साथ में एक नाता है, बस एक ह्यूमन टू ह्यूमन। एक क्वेश्चन और है जो आया है, कनिष्क ने पूछा है कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है, हमारे दुनिया में सब कुछ इनफ है कि हम लोग पॉवर्टी को हटा सके, गरीबी को मिटा सके। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये जो हम लोग का जो हम लोग गरीबी को मिटाने के लिए या फिर किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, तो रिसोर्सेज तो है ही, लेकिन कब तक हमें इस तरह का आवाज उठाना पड़ेगा, कब जाकर ये सब खत्म होगा? ये बहुत कनिष्क ने पूछा ना, आपने बोला, थैंक यू कनिष्क, आपने ये सवाल पूछा, ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। और इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी रिसोर्सेज जो हम लोगों को चाहिए दुनिया में गरीबी को खत्म करने के लिए, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि इंसान। अगर एक कम्युनिटी में सारे इंसान ये ठान ले कि हमें यहाँ से गरीबी को हटाना है, तो फिर कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो वहां पे गरीबी को मौजूद रख सकता है। गरीबी उस दिन तक वहां पर मौजूद रहेगी जो वहां के अमीर लोग हैं, वो जो चाहेंगे कि वहां के गरीब लोग अपने गरीबी से उठ नहीं पाए। तो ये माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। अभी आप देखें, पूरे दुनिया में, इंडिया में भी कई ऐसे मेजर्स आ गए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे प्रोग्राम्स को लाए हैं, लेकिन क्या आज भी गरीबी हट सकी है? नहीं, क्योंकि पता क्या है, माइंडसेट इंसान की नहीं बदला है। और जो अमीर लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट है, उनके लिए ये जरूरी है कि लोग आज भी गरीब रहे। आपके इंडिया में देख ले, कितने बड़े वर्ल्ड के जो सबसे एक्सपेंसिव घर है, 680 मिलियन US $, की, वो इंडिया मुंबई में ही है, जिसमें आप हेलीकॉप्टर करीबन कितने माले की बिल्डिंग है, वो मोर देन 20 माले की बिल्डिंग जो है, उसमें 6 या 8 लोग रहते हैं, लेकिन उनको 200 नौकर है। 200 नौकर के 8 माले के घर किस बंदे को जरूरी है? अगर घर में 6 लोग है, आप बताओ, या तो 200 उसमें उनमें नौकर है, या हेलीकॉप्टर आपको उतारना है। आप भारत में रहते हो, आपको अगर इंसान सिर्फ एक कंफर्टेबल लाइफ, एक अच्छी जिंदगी और दूसरों की भलाई सोचना शुरू कर दे, तो फिर ये माइंडसेट की बात है। लेकिन पता क्या है, ये स्वार्थ जब अंदर आ जाता है ना, तो अभी जैसे कहते हैं, अगर आप वेद देखें तो ये कलयुग है,
और कलयुग में जो कलयुग जब आया था तो कलयुग से पूछा गया था, वो किसी राजा के टाइम पे मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो कलयुग से पूछा गया था कि तुम किस चीज पे रहोगे, तो उसने कहा सोना पे रहूंगा। तो आज दुनिया में टोटल जो वर्ल्ड जो कॉमर्स है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द गोल्ड ऑफ एवरी कंट्री। तो कलयुग तो है ना हमेशा। मैं भूल गया कि किस राजा के वक्त में कलयुग आया था, शायद वो फिर मैं पढ़ूंगा, लेकिन इट इज राजा परीक्षित के समय में, ठीक है। तो कलयुग अभी सोना में ही है, ठीक है। और फिर लालच आ जाता है और स्वार्थ आ जाता है, तो लोग के पास जितना भी होता है वो उतना कम होता है। तो लोगों को अभी पता है माइंडसेट ये होना चाहता है कि हमारे पास जितना भी है वो इनफ है और दूसरों का भलाई कर सके, तो उस तरह से और कांधा से कांधा मिला के चलना। तो ये आइडियोलॉजिकल बात है। कुछ लोग अभी कहेंगे यार ये तो अकमल ऐसा बोल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप कभी फिजी आएंगे, जिस तरह की जिंदगी मैं बिताता हूं, आई लिव अ वेरी मिनिमलिस्ट लाइफ। आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े अच्छे क्वालिफिकेशंस है। मैं जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक में भी लेक्चर दे के आया हूं, लेकिन मैंने कुछ करीबन 10 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अगर कार लेना है तो ऐसा कार लेना है जो मुझे पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके जा सके, और मैं किस तरह से और लोगों का भलाई कर सकूं। तो इसीलिए मैं अपने यहाँ पे करीबन 30-40 युवा उनके साथ में काम करता हूँ, एवरी वीक काम कर सकता हूँ, और मुझे जैसा पढ़ सके मैं उनकी मदद करता हूँ कि वो दूसरे की मदद करे। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई फीस नहीं है। अभिनंदन, आर यू देयर? हाँ, मैं हूँ, यहीं पर हूँ। Okay. I thought it froze. So my last point, it is very important that we actually start thinking of how to do goodness and how to pass it on. हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि मैंने अगर तुम्हारा मदद किया तो कल का तुम मेरा इतना एहसान मानो कि तुम मुझसे अपने एहसान से बंध जाओ। ये कहो कि भैया अगर मैंने आपकी मदद की, आप दो और लोगों की मदद कर देना जब सको। जब आपकी वो क्षमता हो जाए तो आप 2 और लोगों की मदद कर देना। तो इस वक्त से वी नीड टू प्रमोट दिस गुडनेस। थैंक यू। तो जो क्वेश्चंस आए थे कमेंट में हमने ले लिए, और हमें बहुत ही खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। मुझे आशा है कि जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं और जितने भी आगे जुड़ेंगे, वो सब कुछ बहुत ही कुछ सीखने वाले हैं। तो आपने जो बडिंग एक्टिविस्ट है, आपने उन सबको गाइड किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है काफ़ी समय हो चला है, तो अब हम अपना सेशन खत्म कर सकते हैं। Thank you very much and my blessings to everyone, Abhinandan, and I'm in solidarity with you all. कभी भी अगर किसी भी तरह से मेरी कोई भी जरूरी मदद या कोई भी चीज हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अभिनंदन, and whatever it will be, I'll do my best to help. Thank you. तो गुरप्रिया जी।